नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आदिकाल के वन लाइनर क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो कि 100 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जो अति महत्वपूर्ण हैं। और ये क्वेश्चंस हर परीक्षा आपका यूजीसी, नेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एलटी ग्रेड, DSSS और आपका केवीएस, एनवीएस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आपके लिए सारे ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको क्लास में हमारे साथ अंत तक बना रहना है, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, और बार बार परीक्षा में आए हुए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ हम भाग 1 में जैसे आप देख रहे हैं कि परिचय है, और परिचय में हमने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस लिए हैं। तो ऐसे ही 5 सेट हमने बनाए हैं अलग अलग। ठीक है, और उनमें 20-20 क्वेश्चंस होंगे हमारे। तो देखिएगा, परिचय से संबंधित 20 क्वेश्चन हैं हमारे यहाँ पर, तो इनको कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, हिंदी साहित्य का नंबर 1 पर देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल कब से कब तक माना जाता है। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो 1050 से लेकर 1375 तक माना जाता है। नंबर 2, आदिकाल को हिंदी साहित्य का कौन सा युग कहा जाता है। आदिकाल को हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल कहा जाता है। नंबर 3, आदिकाल की भाषा कौन सी थी। आदिकाल की भाषा अपभ्रंश से विकसित प्रारंभिक हिंदी थी। आदिकाल की भाषा कौन सी थी? अपभ्रंश से विकसित प्रारंभिक हिंदी। नंबर 4, आदिकाल की प्रवृत्ति क्या थी। नंबर 4 पर है, आदिकाल की प्रवृत्ति क्या थी। तो आदिकाल की प्रवृत्ति थी वीर रस और देशभक्ति। नंबर 5, आदिकाल के कवियों ने किसकी प्रशंसा की। आदिकाल के कवियों ने राजाओं और योद्धाओं की प्रशंसा की है। आदिकाल के कवियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। आदिकाल के जो कवि थे उनका मुख्य उद्देश्य था युद्ध और शौर्य का वर्णन करना। आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया। आदिकाल को वीर काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नंबर 8 पर देखिएगा, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं किस विषय पर आधारित थी। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं जो हैं ये युद्ध और वीरता एवं वंश प्रशंसा पर आधारित थी। नंबर 9, आदिकाल में धर्म के रूप में कौन सा संप्रदाय प्रमुख था। आदिकाल में धर्म के रूप में वीर शैव और जैन संप्रदाय प्रमुख था। नंबर 10, आदिकाल के कवियों की भाषा कैसी थी। आदिकाल के जो कवि थे इनकी भाषा सरल, वीरता प्रधान और लोक भाषा से जुड़ी। 11 नंबर, आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन थे। चंद्रबरदाई, जगनेक, नरपति नाहल, ईसर दास। देखिए यहाँ पर ईसर दास लिखा है, लेकिन ये ईसर दास नहीं, आपका क्या है जो आप पढ़ते हैं ईश्वर दास है। क्या है? ईश्वर दास। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये ईश्वर दास है। और आगे भी आपको 1-2 बार ऐसे ही मिलेगा, लेकिन आप माइंड रखिएगा उसको कि वो क्या है, ईश्वर दास है। 12 नंबर, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे। चंद्रबरदाई। मैक्सिमम टाइम आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आला खंड के रचयिता कौन है। जगनेक। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया है। 40 नंबर को देखिए, पृथ्वीराज रासो जो है वो ब्रज भाषा और अपभ्रंश मिश्रित भाषा में लिखा गया है। 15 नंबर, आदिकाल के कवि प्राय किन के आश्रय में रहते थे। राजाओं और दरबारों में रहते थे आदिकाल के कवि। 16 नंबर, आदिकाल के साहित्य का मुख्य गुण क्या है। आदिकाल का जो साहित्य है इसका मुख्य गुण है वीरता, भक्ति का समन्वय। नंबर 17, पृथ्वीराज रासो किस विषय पर आधारित है। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के जीवन और युद्धों पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको यहाँ तक क्लास कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है, अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। नंबर 18, आला खंड में किन वीरों का वर्णन है। आला खंड के अंतर्गत कौन से वीर हैं जिनका वर्णन किया गया है। तो आला और उदल, ये 2 वीर थे जिसमें आला खंड में इनका प्रयोग किया है। और 19 नंबर पर देखिएगा क्वेश्चन को, आदिकाल के साहित्य को रासो साहित्य क्यों कहा जाता है। आदिकाल के साहित्य को रासो साहित्य
क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर अधिकांश काव्य जो है वो रासो नाम से समाप्त होते हैं। नंबर 20, आदिकाल के कवियों में सबसे प्रसिद्ध कौन है? आदिकाल के कवियों में सबसे प्रसिद्ध है चंद्रबरदाई। नेक्स्ट है, यहाँ आपका एक सेट कंप्लीट हो जाता है परिचय वाला, और आगे जो आप देखने वाले हैं भाग 2 में आपके कवियों रचनाओं से संबंधित होंगे, जहाँ पर आपसे 20 क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो देखते हैं ये वाले क्वेश्चंस भी आपके, जो कि 21 से लेकर 40 तक होंगे। ठीक है, चलिएगा। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? पृथ्वीराज रासो की भाषा है ब्रज भाषा एवं अपभ्रंश मिश्रित। आलाखंड की भाषा क्या है? आलाखंड की भाषा बुंदेलखंडी है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का काव्य है? पृथ्वीराज रासो एक वीर गाथा काव्य है। नंबर 24, आलाखंड का प्रमुख विषय क्या है? युद्ध और शौर्य आलाखंड का प्रमुख विषय है। नंबर 25, पृथ्वीराज रासो में किस राजा का वर्णन है? पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? पृथ्वीराज चौहान का यहाँ वर्णन किया गया है। 26, आलाखंड में किस राजा का उल्लेख है? आलाखंड में परमार राजा और चौहानों का उल्लेख किया गया है। नंबर 27, पृथ्वीराज रासो में कौन सा रस प्रमुख है? पृथ्वीराज रासो में वीर रस प्रमुख है। नंबर 28 नंबर, आदिकाल में वीरगाथा काव्य किसे कहा जाता था? राजाओं के शौर्य की कथा को कहा जाता था। नंबर 29, नरपति नाहल किस रचना के रचयिता हैं? बीसलदेव रास के, जिसको हम बीसलदेव रासो भी बोल देते हैं। नंबर 30, बीसलदेव रास किस राजा पर आधारित है? तो बीसलदेव रास जो है वो बीसलदेव पर आधारित है। नंबर 31, ईसरदास, देखिए ये ईसरदास जो लिखा है यहाँ पर ईश्वरदास है, किस रचना के लिए प्रसिद्ध है? हमीर रास के लिए ये प्रसिद्ध है। नंबर 32, हमीर रास किस वीर की कथा है? हमीर देव चौहान की कथा है हमीर रास के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्गों का विस्तार माना जाता है? पृथ्वीराज रासो में जो सर्ग हैं, यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पर कितने सर्गों का विस्तार माना जाता है। तो यहाँ जो है 69 सर्गों का विस्तार माना जाता है। 69 सर्गों में पृथ्वीराज रासो जो है वो लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, आदिकाल के कवियों की रचना में कौन सी भाषा प्रभावी थी? आदिकाल के कवियों की रचनाओं में जो है अपभ्रंश से विकसित प्रारंभिक हिंदी ये प्रभावी थी। क्वेश्चन नंबर 35, वीरगाथा काल में कौन सा रस प्रधान था? वीरगाथा काल में वीर रस प्रधान था। क्वेश्चन नंबर 36, शौर्य और देशभक्ति का 36 में आदिकाल के कवियों की रचनाओं का क्या उद्देश्य था? तो आदिकाल की जो कवि थे इनकी रचनाओं का उद्देश्य था शौर्य और देशभक्ति का प्रचार करना। क्वेश्चन नंबर 37, रासो शब्द का अर्थ क्या है? रस और आनंद देने वाली रचना है। रासो शब्द का अर्थ क्या है? रस या आनंद देने वाली रचना। क्वेश्चन नंबर 38, जगनिक किस राजा के दरबारी कवि थे? जगनिक जो है वो किस राजा के दरबारी कवि थे? जगनिक चंदेल राजा परमाल देव के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 39, बीसलदेव रास की भाषा क्या है? अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा है। क्वेश्चन नंबर 40, हमीर रास की भाषा क्या है? हमीर रास की जो भाषा है वो है डिंगल। यहाँ आपके 2 सेट कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं सेट नंबर 3 की तरफ, जिसमें आपकी साहित्यिक विशेषताएं जो कि क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक हैं, इनको देख लेते हैं। आदिकाल के साहित्य में कौन सी भावना प्रमुख थी? आदिकाल का जो साहित्य है इसमें देशभक्ति और पराक्रम प्रमुख था। क्वेश्चन नंबर 42, आदिकाल के कवियों ने किन नायकों की प्रशंसा की? आदिकाल के कवियों ने राजाओं, युद्धों और धर्म रक्षकों की प्रशंसा की है। आपके कितने क्वेश्चन यहाँ ठीक बन रहे हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कितने आपको आते हैं क्वेश्चन और कैसा आपको ये क्लास लगा, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिएगा।
ठीक है। और पसंद आ रहा हो क्लास तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक भी हमें मोटिवेट करता है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही क्लास पाने के लिए। अगर आप काव्य शास्त्र के भी वन लाइनर क्वेश्चन चाहते हैं तो कल की क्लास में हमने काव्य शास्त्र की क्लास ली थी जिसमें 100 क्वेश्चन वन लाइनर कराए थे काव्य शास्त्र से संबंधित। आप वो देख सकते हैं। DSSB के अगर आप एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है DSSB TGT PGT के नाम से, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बाकी अदर ग्रामर की और व्याकरण वाली काफ़ी सारी प्लेलिस्ट हैं, आप वहाँ जाकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्लासेस देख सकते हैं। चलिएगा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। आदिकाल के कवियों ने किन नायकों की प्रशंसा की है? राजाओं की है, योद्धाओं की है और धर्म रक्षकों की है। क्वेश्चन नंबर 43। आदिकाल के साहित्य का मुख्य विषय क्या था? युद्ध, वीरता और वंश गौरव आदिकाल के साहित्य का मुख्य विषय था। क्वेश्चन नंबर 44। आदिकाल में कवि किन के संरक्षण में रहते थे? राज दरबारों के संरक्षण में रहते थे। राज दरबारों के संरक्षण में रहते थे कवि। क्वेश्चन नंबर 45। आदिकाल के कवियों की भाषा कैसी थी? सहज, लोक प्रचलित और वीरता प्रधान आदिकाल के कवियों की भाषा थी। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन कि आदिकाल में साहित्य में कैसा समाज, आदिकाल के साहित्य में जो समाज है वो कौन से रूप में झलकता था, आपको बताना है। तो ये झलकता था सामंतवादी समाज के रूप में। 47 नंबर क्वेश्चन आदिकाल के कवियों में इतिहास बोध कैसा था? आंशिक था, कवितंत्री प्रधान था। और 48 नंबर क्वेश्चन आदिकाल के कवियों की दृष्टि किन गुणों पर रहती थी? साहस, धर्म, शौर्य और निष्ठा, इन 4 गुणों पर रहती थी। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन आदिकाल के कवियों में किसका प्रभाव दिखता है? लोक काव्य और लोक भाषा का प्रभाव दिखता है। आदिकाल में किस लिपि का प्रयोग होता था? नागरी और देवनागरी लिपि का प्रयोग होता था। 51 नंबर क्वेश्चन आदिकाल की रचनाओं में किस छंद का प्रयोग मिलता है? आदिकाल की जो रचनाएं हैं उनमें दोहा चौपाई का प्रयोग मिलता है। 52 नंबर क्वेश्चन वीर गाथा काल का साहित्य मुख्यतः किस प्रकार का है? प्रबंध काव्य है। कैसा है? प्रबंध काव्य है। और 53 नंबर क्वेश्चन आदिकाल के कवि किन रसों का अधिक प्रयोग करते थे? वीर रस और श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग करते थे। आपको पूरे आदिकाल में वीर और श्रृंगार रस ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 54 पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की कथा है? एक ऐतिहासिक गाथात्मक कथा है। 55 नंबर क्वेश्चन 55 को देखिएगा आदिकाल में कौन सी धारा का प्रभाव नहीं था? रीतिकालीन श्रृंगार धारा का प्रभाव नहीं था। 56 नंबर आदिकाल के साहित्य में कौन सी नैतिकता दिखाई देती है? राजनिष्ठा और धर्मनिष्ठा दिखाई देती है। 57 नंबर आदिकाल का समाज किस धर्म से प्रभावित था? हिंदू धर्म और जैन धर्म से प्रभावित था। 58 नंबर आदिकाल के कवियों ने किस शैली का प्रयोग किया है? वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। 59 नंबर आदिकाल के कवियों में कौन सा गुण प्रमुख था? आदिकाल के कवियों में वीरता और निष्ठा और वीरता का गुण जो है वो प्रमुख था। 60 नंबर क्वेश्चन आदिकाल के कवियों, आदिकाल के जो साहित्य है, साहित्य को इतिहास कहा जाता है या काव्य कहा जाता है? काव्यात्मक इतिहास कहा जाता है। जो आदिकाल का साहित्य है उसको काव्यात्मक इतिहास कहा जाता है क्योंकि काव्य के रूप में लिखा जाता था उस समय। क्वेश्चन नंबर और हम देखेंगे 61 को, और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अब जो है हम भक्ति और धार्मिक तत्व को देखने वाले हैं जो कि 61 से लेकर 80 तक क्वेश्चंस होंगे और भाग 4 के अंतर्गत हमने इसको रखा है। ठीक है। अगर ये PDF आप चाहते हैं तो हमारे जो चैनल है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है। ठीक है, आप उन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन को देखिए आदिकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? आदिकाल में भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो दक्षिण भारत से हुई है। कहाँ से हुई है? दक्षिण भारत से हुई है। आदिकाल में कौन सा भक्ति संप्रदाय प्रमुख था? आदिकाल में जो भक्ति संप्रदाय प्रमुख था वो वीर शैव संप्रदाय प्रमुख था। आदिकाल में वीर शैव संप्रदाय प्रमुख था।
63 नंबर क्वेश्चन, जैन कवियों का साहित्य योगदान कैसा था? जैन कवियों का जो साहित्यिक योगदान है वो नीति और धर्म प्रधान था। 64 नंबर, वीर शैव कवि किसकी स्तुति करते थे? वीर शैव कवि भगवान शिव की स्तुति करते थे। 65 को देखिएगा, आदिकाल में कौन सा धर्म सात्विक प्रभावशाली था, सर्वाधिक प्रभावशाली था? कौन सा धर्म ऐसा था जो कि सर्वाधिक प्रभावशाली था? तो शैव और वैष्णव धर्म ये सर्वाधिक प्रभावशाली थे आदिकाल में। 66 नंबर क्वेश्चन, जैन कवियों ने किस भाषा का प्रयोग किया? जैन कवियों ने अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी का प्रयोग किया है। 67 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल में भक्ति का रूप कैसा था? आदिकाल में भक्ति का रूप जो है वो निर्गुण भक्ति के प्रारंभिक रूप में था। आदिकाल में भक्ति का रूप कैसा था? निर्गुण भक्ति के प्रारंभिक रूप में था। और 68 नंबर क्वेश्चन, वीर शैव कवियों की रचनाओं में किस रस का सर्वाधिक प्रयोग हुआ? तो यहाँ पर जो प्रयोग हुआ था भक्ति रस का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। किस रस का हुआ था? भक्ति रस का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था यहाँ। 69 नंबर क्वेश्चन, जैन कवि समाज में क्या भूमिका निभाते थे? नैतिक और धार्मिक शिक्षाएं देना इनका मुख्य कार्य था। 70 नंबर को देखिएगा, आदिकाल की रचनाओं में भगवान का रूप कैसा था? आदिकाल की रचनाओं में जो भगवान का रूप है वो बताना है कैसा था। तो शक्ति और धर्म के रक्षक के रूप में देखा जाता था भगवान को। 71 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल में भक्ति का केंद्र क्या था? व्यक्तिगत श्रद्धा और धर्म पालन। 72 नंबर, आदिकाल में कौन सी जातीय चेतना उभर रही थी? आदिकाल में कौन सी जातीय चेतना उभर रही थी? तो राजपूत वीरता और कौरव चेतना ये उभर रही थी। नेक्स्ट 73, क्वेश्चन नंबर 73, जैन कवियों की भाषा में क्या विशेषता है? जैन कवियों की भाषा में विशेषता बतानी है कि क्या विशेषता उनकी भाषा में थी? तो सादगी थी, वहाँ पर नीति उपदेश थे। 74 नंबर क्वेश्चन, वीर शैव कवियों की रचनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? शिव भक्ति और साहित्य का प्रचार था। आदिकाल में कौन से क्षेत्र भक्ति केंद्र बने? दक्षिण भारत और गुजरात बने। 76 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल के धार्मिक कवि किस वर्ग में आते हैं? आदिकाल के जो धार्मिक कवि हैं वे सन्यासी और संत वर्ग में आते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल की रचनाओं में कौन सी भावना दुर्बल थी? प्रेम और श्रृंगार यहाँ दुर्बल थी। 78 नंबर क्वेश्चन, जैन कवियों की रचनाओं में किसका अधिक उल्लेख है? अहिंसा और सत्य का अधिक उल्लेख किया गया है। 79 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल के धर्म साहित्य में कौन सा तत्व प्रधान था? आदिकाल का जो धर्म साहित्य था इसमें उपदेश और नीति प्रधान थे। 80 नंबर, आदिकाल के कवियों ने किस धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना? आदिकाल के कवियों ने धर्म पालन और सत्यनिष्ठा को सर्वश्रेष्ठ माना। नेक्स्ट है भाग 5, इसमें हम सारांश और मूल्यांकन को देखेंगे जो कि 81 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा गया? आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें वीरता की कथाएं अधिक हैं। 82 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल की रचनाओं का ऐतिहासिक महत्व क्या है? मध्यकालीन इतिहास की झलक मिलती है इसमें। 83 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल के साहित्य का स्वर कैसा है? आदिकाल के साहित्य का स्वर वीर, प्रेरणादायक और राष्ट्रीय है। कैसा है? वीर है, प्रेरणादायक है और राष्ट्रीय है। 84 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल के साहित्य में स्त्रियों की भूमिका कैसी थी? प्रेरणा स्रोत के रूप में थी। 85 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल का साहित्य किस लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है? ग्रामीण और युद्ध संस्कृति से जुड़ा हुआ है आदिकाल का साहित्य। 86 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो का ऐतिहासिक मूल्य क्या है? राजपूत इतिहास का दस्तावेज। 87 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल का साहित्य किन मूल्यों पर आधारित था? धर्म, निष्ठा, वीरता और प्रेम पर आधारित था। धर्म, निष्ठा, वीरता और प्रेम पर आधारित था। 88 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल के कवियों की भाषा क्यों महत्वपूर्ण है? आदिकाल के कवियों की भाषा बताना है क्यों महत्वपूर्ण है, बताएंगे। हिंदी भाषा के विकास की आधारशिला रखी गई थी इसमें, इसलिए ये महत्वपूर्ण है।
89 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल की रचनाओं में कौन से भाव प्रबल हैं? युद्ध, शौर्य और स्वाभिमान के भाव प्रबल हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल के कवियों ने समाज को क्या सिखाया है? पराक्रम सिखाया है, सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा को सिखाया है। 91 नंबर क्वेश्चन को देखो, पृथ्वीराज रासो का कवि किस युग में हुआ? 12वीं शताब्दी में हुआ था। कौन है पृथ्वीराज रासो का कवि? चंद बरदाई। और चंद बरदाई का समय क्या है? 12वीं शताब्दी। 92 नंबर क्वेश्चन, आला खंड में कौन सा युद्ध वर्णित है? आला खंड में जो युद्ध आता है वो है चंदेल और चौहान का युद्ध, इसका वर्णन किया गया है। 93 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल में साहित्य का संरक्षण किसके द्वारा हुआ है? राजाओं और दरबारों के द्वारा हुआ है। 94 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल के साहित्य का भावगत सौंदर्य क्या है? वीरता और देशभक्ति है। नेक्स्ट है 95 नंबर, आदिकाल में कवियों का प्रमुख यानी उद्देश्य क्या था? वीरों की कीर्ति अमर करना था। 96 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल के साहित्य में कौन सा आदर्श प्रस्तुत किया गया है? धर्म और राष्ट्र की रक्षा का आदर्श। 97 नंबर क्वेश्चन, वीर गाथा काल में कवियों की प्रेरणा क्या थी? राजनिष्ठा और पराक्रम थी। 98 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल की भाषा कैसी विकसित हुई? आदिकाल की जो भाषा है ये अपभ्रंश से प्रारंभिक हिंदी में विकसित हुई। 99 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल के साहित्य का ऐतिहासिक पक्ष क्या है? प्राचीन राजपूतों का गौरव आदिकाल के साहित्य का ऐतिहासिक पक्ष है। एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 100 नंबर, आदिकाल का साहित्य किसका प्रतीक है? राष्ट्र गौरव और वीरता का प्रतीक है। राष्ट्र गौरव और वीरता का प्रतीक है। आपको क्लास कैसा लगा? हमारा आज का पूरे 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं, तो ये हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। और ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं, जो मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगी आपको कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, सारे ही क्वेश्चन बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अंत तक हमारी क्लास को ज़रूर देखना था। और नेक्स्ट भी हम आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लास लेकर आएंगे। आप ज़रूर बताइएगा आपको हमारा क्लास कैसा लगता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और देखते रहिए इस क्लास को बार बार, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं फिर आपसे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।